हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट होती क्या है, मैं वो समझा देती हूँ। वेव फ्रंट ना एक इमेजिनरी सरफेस या फिर एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ वेव के सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल वर्ड्स में जहाँ वेव एक साथ पहुँचती है वही वेव फ्रंट होता है। इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। वेव फ्रंट आर लोकस ऑफ पॉइंट विद द सेम फेस। यही जो मैंने आपको अभी समझाया कि सारे पॉइंट जहाँ पे फेस सेम होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम थ्रू वेव फ्रंट थ्रू दैट पॉइंट। अब जैसे कि ये अपना एक वो है, क्या कहते हैं, ये एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ पास ये लाइन निकल रही है और ये सर्कुलर जो है ग्रीन कलर की, ये क्या है, अपनी वेव फ्रंट है। अब जो वेव निकलेंगी ना वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। और साथों साथ ये जो वेव फ्रंट जो निकल मतलब सॉरी जो वेव्स निकल रही हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके। अब देख लेते हैं ह्यूगन प्रिंसिपल। ह्यूगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स। मतलब कि ये जो अपनी वेव थी इसमें ये जो सर्कुलर बीच में था ना, ये हो गया, ये तो अपना प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट्स है ना, ये एज अ सेकेंडरी सोर्स वर्क कर रही हैं, जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक वो वेव को ट्रैवल करवा रही हैं। अब ये ह्यूगन और न्यूटन के बीच में ना कुछ कंट्राडिक्टिंग चीज़ें थी, उनको देख लेते हैं क्या है। न्यूटन ने क्या क्या कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। ह्यूगन ने क्या कहा कि लाइट जो है वो वेव है। न्यूटन ने प्रूव किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ह्यूगन ने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। बट ह्यूगन ने जब प्रूव किया रिफ्रैक्शन को, तो उन्होंने कंसिडर क्या किया कि जो डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड की जो स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब न्यूटन ने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस व्हेन इट एंटर्स द डेंसर मीडियम। मतलब कि स्पीड जो है एक लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब कि जो एक वेव लाइट से डेंसर में जा रही है तो उस जो स्पीड होगी लाइट की वो इंक्रीज करेगी। और इन्होंने क्या कहा कि अगर लाइट जो है एक डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो न्यूटन ने क्या कहा, इंक्रीज करेगी। ह्यूगन ने क्या कहा, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये तो इन दोनों के बीच में कुछ कंट्राडिक्टिंग चीज़ें थी, ये पढ़ ली हमने। अब उसके बाद देख लेते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। सपोज एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2। S1 से एक P पॉइंट तक जो वेव गई वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल की। S2 पॉइंट से P पॉइंट तक जो दूसरी वेव गई वो x2 डिस्टेंस ट्रैवल की। तो अब दोनों के बीच में अगर क्या कहते हैं पाथ डिफरेंस देखा जाए तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है k इंटू में डेल एक्स, ठीक है। क्या होता है, k इंटू में डेल एक्स, जिसमें कि k जो होता है वो होता है अपना 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा हो जाती है यहाँ पे अपनी वेव लेंथ, तो k का फॉर्मूला 2 पाई बाय लेमडा। तो अगर k की जगह हम 2 पाई बाय लेमडा लिख देंगे तो क्या कहते हैं फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू में क्या कहते हैं डेल्टा एक्स। अब देखो ये फेज होता क्या है, फेज बताता है कि वेव अपने साइकिल में किस स्टेज पर है, ठीक है ना। क्रेस्ट में है या ट्रफ में है या फिर बीच में है। और अगर एक कंप्लीट वेव है ना, एक कंप्लीट वेव, तो उसका फेज क्या होगा, उसका फेज होगा 360 डिग्री। अब फेज डिफरेंस क्या होता है कि जब दो वेव्स के सेम पॉइंट, ठीक है ना, जैसे कि क्रेस्ट हो गया, एक ही टाइम पर सेम जगह पे होते हैं तो उनके बीच के जो एंगल होते हैं ना उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि दो वेव कितनी आउट ऑफ सिंक है वही फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल में देती हूँ कि सोचो दो लोग क्लैप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लैप कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ क्लैप करेंगे तो फेज डिफरेंस 0 होगा। और अगर एक क्लैप करे और दूसरा आधा सेकंड बाद क्या कहते हैं क्लैप करे तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, अलग आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स की एक ही कंडीशन होगी कि जब कोहेरेंट सोर्स होगा ना तो जो फेज डिफरेंस है वो अपना क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा अपना, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो कोहेरेंट सोर्स होता क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, ठीक है ना, वो एमिट कर रही हैं वेव्स, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वो मेंटेन करेंगी। इसी वजह से स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे मिलता है। कोहेरेंट सोर्स में दो सोर्स से लाइट आ रही हैं, ठीक है ना। कोहेरेंट दो सोर्स से लाइट आ रही हैं और दोनों के बीच के जो फेज डिफरेंस है ना वो किसी भी पोजीशन में इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है,
तो वो क्या हो जाता है, कोहेरेंट सोर्स। अब इस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम को लाने के लिए ना कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब आ जाता है अपना क्या कहते हैं, इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कोहेरेंट सोर्स का, कि जैसे कि लेज़र लाइट जानते हो ना, तो लेज़र से निकलने वाली जो लाइट होती है ना, एक ही वेवलेंथ की होती है। वेव्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है वेव फ्रंट के लिए, वो मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये आप लोग ने हमेशा देखा ही होगा। देखो कि तुम सपोज कि तुमने पानी में एक पत्थर फेंका, पानी में गोल गोल लहरें बनती है ना, तो जो गोल गोल लाइन एक साथ बाहर की तरफ मूव करती है ना, उस गोल लाइन के ना सारे पॉइंट सेम टाइम पे मूव करते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो गोल लाइन में एक मतलब कि वो गोल बन रही है ना, तो मतलब वो जो गोल लाइन के सारे पॉइंट है ना, वो एक टाइम पे सेम डिस्टेंस पे जाते हैं, तभी वो एक सर्कुलर लाइन बन पा रही। और वो जो उसमें गोल गोल लाइन बनती है ना, वही वेव फ्रंट होती है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला अपना क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहती है कि टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स मीट, देन मॉडिफिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो बेसिकली तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तब होता है जब दो कोहेरेंट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी प्लस कांस्टेंट फेज डिफरेंस से एक ही पॉइंट पर मिलती हैं और लाइट का इंटेंसिटी पैटर्न बदल जाता है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस की वजह से ही ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इंटरफेरेंस ये होता क्यों है, वेव एक दूसरे के क्रेस्ट या ट्रफ के साथ ऐड होती हैं, कभी ज़्यादा लाइट तो ब्राइट फ्रिंज, कभी कम या ज़ीरो लाइट तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब ये जो इंटरफेरेंस होता है ना, ये दो तरह का होता है। पहले ये देख लेते हैं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है अपना डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि सपोज एक है अपनी वेव A1 एम्पलीट्यूड की, दूसरी है अपनी A2 एम्पलीट्यूड की। अब A1 और A2 एम्पलीट्यूड की दोनों जब मिलती है ना, तो वो ऐसी कुछ बनाती हैं, ठीक है ना। अब ऐसी बनाने में है क्या कि देखो A1 A2 को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, तो दोनों एकदम सेम जगह पे आ रही, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ आ रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी ना, वो मैक्सिमम निकलती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्रेस्ट, ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट की जगह ट्रफ आ जाएगा, ट्रफ की जगह क्रेस्ट आ जाएगा, तो ये कैंसल हो जाती है वेव, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी जो आती है मिनिमम आ जाती है। अब देख लेते हैं पहले ये इंटेंसिटी क्या होती है इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है ना। सपोज एक वेव है A एम्पलीट्यूड की, दूसरी वेव है A2 एम्पलीट्यूड की, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो A है वो क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये निकलता कैसे है कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा, तो A² इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल फाई होगा, ठीक है। और इंटेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 इंटू में कॉस डेल फाई, ठीक है। अब इसमें देखना कि एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है और इंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी के क्या कहते हैं, रूट अंडर रूट जो होता है इंटेंसिटी उतने के बराबर होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा ना, वहाँ पे हमेशा एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, और इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 अंडर रूट में, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो n लेमडा आएगा, और फेज डिफरेंस जो आएगा वो आएगा n इंटू में 2 पाई, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि वहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब एम्पलीट्यूड मिनिमम जब होगा तो A1 माइनस A2 होगा, और इंटेंसिटी जब मिनिमम होगी तो अंडर रूट आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर फेज पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू में लेमडा बाई 2, और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू में पाई, ठीक है। अब सपोज कि एक इंटेंसिटी है, दो सोर्सेस की अलग अलग सोर्स है, मतलब दो सोर्स जो है दोनों की जो इंटेंसिटी है ना, I1 इज इक्वल टू I2 है इज इक्वल टू I0, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना इंटेंसिटी का, ये आता है अपना क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2।
आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 I0, आई मिनिमम का 0। आई मैक्स अपना 4 I0 है, तो ये आई मैक्स की जगह यहाँ पे हम ये 4 I0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, 2A0 कॉस डेल फाई बाई 2, ठीक है। ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड का। अब एवरेज इंटेंसिटी इन स्पेस देख लेते हैं। तो देखो पहले होता क्या है कि जो एवरेज इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सोचो तुम पूरी स्क्रीन को देख रहे हो, कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है, ठीक है, उन सबको मिला के एवरेज ब्राइटनेस आती है, वही एवरेज इंटेंसिटी इन स्पेस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और दोनों चीज़ क्या होती है, वो इनकोहेरेंट होती है। अगर डेली लाइफ एग्जांपल में देखा जाए कि तो दो लोग पानी ला रहे हैं, ठीक है, बाल्टी में, कभी एक ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और कभी दूसरी जगह पर कम पानी, ठीक है ना, पर पूरे फ्लोर पे मिला के देखो तो टोटल पानी सेम ही रहता है ना। बिल्कुल वैसे ही इंटरफेरेंस में लाइट बनती और बिगड़ती नहीं है, बस इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है। यही यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। मतलब कि क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस में लाइट बनती या बिगड़ती नहीं है, बस इधर उधर शिफ्ट होती है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो द इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्स वेयर नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज सीन। हम देखेंगे अपना क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या है, सपोज एक है ये, पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। एक सेकेंड। ये हुआ, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, ठीक है। S1 से एक लाइट जा रही है यहाँ इस पॉइंट पे, दूसरा S2 जो है वहाँ पास से भी एक लाइट जा रही है जो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट P है अपना, और ये सेंटर यहाँ होगा। एक सेकेंड, ये है, ठीक है। अब इसमें S1 जो है वो क्या कहते हैं, वो मान लो x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और S2 जो है वो x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो डेल्टा x अपना क्या आ जाएगा, डेल्टा x अपना आ जाएगा S2P माइनस S1P, ठीक है ना। डेल्टा x ये होगा अपना, क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर हुई, तो इन दोनों इतना जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, डेल्टा x, वो क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P, ठीक है ना। अब इसमें मैं मान लो कि ये लाइट पैरेलल जा रही है, बट यहाँ पे आप देख के कहोगे कि ये पैरेलल तो नहीं जा रही, बट इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये है, इसमें मेन यही है कि आपको कुछ चीज़ें ना, मतलब कि क्या कहते हैं, माननी पड़ेंगी कि ऐसा है। अब S1 और S2 देखो, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मिलाया नहीं है मैंने, क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि मैं इसको क्या कह रही, पैरेलल, ये मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बल्कि जो एंगल बनेगा ना वो बहुत बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये लाइन ऐसे 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 ले जाओ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। वही सेम एंगल यहाँ का आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे भी थीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं हम d। होता क्या है कि ये जो है अपनी, ये है अपनी क्या कहते हैं, मीडियम, जहाँ पास से जहाँ से लाइट निकल रही है, ये है अपना स्क्रीन, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या माननी है कि जो कैपिटल D है वो बहुत बहुत ज़्यादा है स्मॉल d से, ठीक है। और दूसरा क्या, कि जो स्मॉल d है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, वो बहुत 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 ज़्यादा है लैम्डा से, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा हम क्या माना कि S1P जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल है S2P के, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना देखो डेल्टा x है, ये है अपना डेल्टा x परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस इसका क्या है अपना d है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये d,
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल ए सी पी जो है यहाँ पे, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ए और यहाँ पे ये हो गया सी और ये हो गया पी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वाई है, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ए सी पी जो है, तो उसमें अगर टैन थीटा हम देखें तो टैन थीटा अपना क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या आ जाएगा, ये डी और ये आ जाएगा अपना वाई, तो आ जाएगा वाई बाय डी, ठीक है। ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अगर जो मैंने अपने को यहाँ पे बताया था कि ये जो थीटा है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो इफ़ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब कि साइन थीटा, जब थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो साइन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डी इज इक्वल टू वाई बाय डी, ठीक है ना। ये रिलेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। अब इसमें अब इसमें अपना आगे क्या आ जाता है, ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से डेल एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाता है अपना एन लेमडा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वाई मैक्स कितना आ जाएगा, डी बाय डी इंटू में एन लेमडा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब यहाँ पास से क्या निकल के आएगा, एन इज इक्वल एन इंटू में लेमडा डी बाय डी इज इक्वल टू एन इंटू में बीटा। अब ये क्या है, ये जो अपना था ना इसको हम बीटा माने हैं, क्या, बीटा, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसे दिखाती हूँ कि ये रहा अपना डायग्राम, ठीक है, ये S1 था, ये S2 था और ये अपनी स्क्रीन थी और ये था यहाँ पे इसका सेंटर, ठीक है, मान लेते हैं। अब जो सेंटर है ना तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। और अब सेंट्रल मैक्सिमम से अगर हम बीटा बाय 2 ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा आई मिनिमम, ठीक है। फिर हम अगर बीटा बाय 2 ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे, बीटा बाय 2 फिर से ऊपर जाएंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, आई मैक्सिमम आ जाएगा। सेम ऐसे रिपीट करो तो फिर ऊपर आएगा सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमा, फिर ऊपर सेकंड मैक्सिमा एंड फिर ऊपर थर्ड मिनिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है। और सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बीटा बाय 2 होगा, ओके। अब एक मैक्सिमा है, ठीक है, और दो मैक्सिमम है, दो मैक्सिमा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो इस y को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, +2 बीटा। यहाँ वाले को क्या बोलेंगे, y को प्लस बीटा, और यहाँ y को 0 बोल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी में हम नीचे जाएं, नीचे हम कितना जा रहे हैं, बीटा बाय 2 ही हम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आई मिनिमा आया, फिर बीटा बाय 2 जाएंगे, आई मैक्स आया, फिर और नीचे गए तो सेकंड मिनिमा आ जाएगा अपना, सॉरी ये फर्स्ट मिनिमा था, आई मिनिमा नहीं है, वो फर्स्ट मिनिमा और फिर फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे तो सेकंड मिनिमा आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में भी फिर डिफरेंस वही है, बीटा बाय 2 का। अब एक इस मिनिमा से क्या कहते हैं, इस आई मिनिमा से दूसरे सेकंड मिनिमा तक जाएंगे ना तो ये बीटा डिस्टेंस होगा, कितना होगा, बीटा। और यहाँ पे अपना y कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 बीटा और यहाँ पे y अपना आ जाएगा -2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, ठीक है, ये समझ आ गया। और हाँ y मैक्स कितना होगा, y मैक्स 0 होगा हमेशा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता दी हूँ, ये वाला एक तो अपना, ठीक है, और दूसरा ये याद रखना कि एन डी बाई डी का फॉर्मूला होता है बीटा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा डी बाई डी।
अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे का जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन इफ़ यू गैस हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।